हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एटीसी इलेक्ट्रिकल से। एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एसी सर्किट के कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न का जो सेट है इसमें से यूपीपीसीएल या कोई भी टेक्निकल के एग्ज़ाम में जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जा रहा है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ये हम पक्के वादे के साथ कहते हैं, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन है ये कंटिन्यू रिपीट होते हैं। दोस्तों, इनको बहुत बारीकी से और कम से कम हमारा वीडियो 2 बार देखिए, आपके ये क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और जो बगल वाली घंटी है उसको ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस स्पेशल यूपीपीसीएल TG2 के ट्रिकी वीडियो का। चलिए दोस्तों, कुछ चुनिंदा वीडियो है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पहला फार्मूला है, आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कि ना भी सुना हो। तो पहला फार्मूला यहाँ संधारित्र को पूरा चार्ज होने में लगा समय। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, कैपेसिटर के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है ये T=RC होता है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। T=RC होता है। R इसमें रेजिस्टेंस और C कैपेसिटेंस है, या हम कह सकते हैं R प्रतिरोध है और C इसमें धारिता है। तो जो ये T निकलेगा ये टाइम कांस्टेंट निकलता है दोस्तों। यहाँ टाइम कांस्टेंट निकाल करके उसी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो संधारित्र का निकलेगा कि पूरा चार्ज होने में लगा समय या पूरा आवेशित होने में लगा समय। तो हम इसको एक यूनिक फार्मूला के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो निकलेगा संधारित्र को पूरा चार्ज होने में लगा समय T=5RC, क्योंकि कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में 5 स्थितियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं, या 5वीं स्थिति में कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज होता है। दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो आपका है 63.22%। दूसरी बार में जब लगातार हम 5 बार चार्ज करेंगे तो उसमें पहली बार जब चार्ज करेंगे तो 63.22% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। दूसरी बार में 86% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है अपनी पूर्ण आवेशन क्षमता का। दोस्तों, तीसरी बार में जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा, थर्ड टाइम तीसरी बार में जब चार्ज करेंगे लगातार, ठीक है, तो 95% चार्ज हो जाएगा। जब चौथी बार चार्ज किया जाएगा तो ये 98% चार्ज होता है। और जब लगातार इसको 5वीं बार चार्ज करेंगे, ठीक है, 5वीं बार चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर 99% से 100% तक पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ टाइम कांस्टेंट जब भी लिया गया है तो आप लोगों के सामने जब भी क्वेश्चन आया होगा टाइम कांस्टेंट का, तो वो पहली बार का लिया जाता है T=RC, ठीक है। यदि यहाँ पर पूर्ण चार्ज होने की बात कर दी जाए कि पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों 5 बार में कैपेसिटर पूर्ण चार्ज होता है 99 से 100%। इसलिए यहाँ पर पूर्ण चार्ज होने में लगा समय या टाइम कांस्टेंट जो होगा 5RC होगा। दोस्तों, अगला फार्मूला आपका है, यहाँ पर अगला फार्मूला है संधारित्र का समय नियतांक क्या है। तो संधारित्र का समय नियतांक T=RC सेकेंड होता है। इसका मात्रक का जो आपका ये टाइम कांस्टेंट है, ये समय नियतांक है, इसका मात्रक सेकेंड होता है। फिर लिखा है प्रेरकत्व में समय नियतांक, या इंडक्टर के लिए टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है T=L/R। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार से कैपेसिटर 5 बार में पूरा चार्ज होता है, ऐसे ही प्रेरक को पूर्ण रूप से आवेशित होने में भी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे कि प्रेरकत्व के लिए टाइम कांस्टेंट जो निकालते हैं T=L/R होता है। जब हम ये टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, इसके तत्पश्चात हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका प्रेरक जो इंडक्टर होता है ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। यहाँ हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट का 5 गुना समय लेता है आपका पूर्ण आवेशित होने में। ऐसी कैपेसिटर है कि टाइम कांस्टेंट का 5 गुना समय लेता है पूर्ण चार्ज होने में। दोस्तों, यहाँ एक फार्मूले में डिफरेंस है।
देखेंगे ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ये फार्मूला इंडक्टर के लिए टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। इसी का जब हम उल्टा लिखते हैं मतलब R/L लिख देते हैं तो इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं या बैंड की चौड़ाई कहते हैं। बैंडविड्थ को BW के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इसका मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। बैंडविड्थ जो है यदि इसको फ्रिक्वेंसी के पदों में देखेंगे तो ये होता है F2 माइनस F1। हाफ वेव फ्रिक्वेंसी में भी हाफ वेव फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, मतलब सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी माइनस प्राइमरी फ्रिक्वेंसी, ये प्राथमिक फ्रिक्वेंसी और द्वितीयक फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस बैंडविड्थ होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए परिपथ में ज्यावक्रीय स्रोत की धारा क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर जो सर्किट आपको दिखाया गया है ये RL परिपथ दिखाया गया है। RL परिपथ में जो हम धारा निकालेंगे तो ये धारा को हम डायरेक्ट सीधे ही नहीं जोड़ देंगे। इस धारा का मान पूछा है, इसको हम डायरेक्ट सीधे ही नहीं जोड़ेंगे। तो इस धारा को निकालने के लिए I बराबर हम क्या करेंगे, परिणामी धारा निकालेंगे। तो I बराबर IR² प्लस IL²। हमारे कहने का मतलब है इसको जो हम निकालेंगे ये निकलेगा I इक्वल टू परिणामी धारा बराबर √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये निकलेगा √12 144 प्लस 16 256। इसको दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। 400 हो जाएगा, √400 इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 20 आएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी AC सिग्नल का सर्वाधिक सामान्य तरंग है। मतलब निम्न में से कौन सी AC सिग्नल की सर्वाधिक सामान्य तरंग है। दोस्तों साइनसॉइडल या ज्या तरंग AC सर्किट की सामान्य तरंग मानी जाती है। इसको साइनसॉइडल वेव या ज्या तरंग कहते हैं। और यहाँ पर वर्गाकार तरंग या स्क्वायर वेव दिया गया है। इसका जो है पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों एक समान अर्थात एक होता है। और स्क्वायर तरंग में RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तीन की तीनों एक समान होती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, खाली स्थान को 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती राशि द्वारा पूर्ण चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग जानते होंगे, आवृत्ति जो होती है कि 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इसका आंसर पहला सही होगा। अगला यहाँ लिखा है, एक श्रृंखला RC परिपथ का स्थिर समय क्या होगा। तो स्थिर समय का मतलब टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, स्थिर समय पूछ रहा है, तो ये स्थिर समय जो होगा वो RC होगा। यदि यहाँ पर पूछता कि एक संधारित्र को पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर हो जाता 5RC। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखो दिया है, यहाँ लिख रहा है कि मतलब RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें वोल्टेज अपनी फाइनल वैल्यू की, मतलब जो टोटल होता है फाइनल वैल्यू का 63.2% प्राप्त कर ले। और यहाँ पूर्ण तो कहा नहीं है, तो RC जो होता है टाइम कांस्टेंट जो होता है वो अपनी फाइनल वैल्यू का 63% होता है, जो कि पहली बार में चार्ज हो जाता है। अगर यहाँ पूर्ण चार्ज की बात कर दे तो ये 100% के आसपास पहुँच जाएगा। जब पहली बार कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ बचेगा आपका 36.8% शेष रह जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, अनुनाद की स्थिति में दोस्तों समांतर अनुनाद की स्थिति में दिया गया है, समांतर RLC सर्किट में विद्युत धारा का मूल्य क्या होगा। दोस्तों 0 होता है यहाँ। अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध एवं एक प्रेरक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले AC में मेंस से जोड़ा गया है। प्रत्येक शाखा 5 एम्पीयर की धारा लेती है। स्रोत द्वारा प्रवाहित धारा का मूल्य क्या होगा। यहाँ दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है नीचे कैलकुलेशन, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इस हिसाब से कैलकुलेशन करना है।
जैसे कि बताया है, एक प्रतिरोध एवं एक प्रेरक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को समांतर क्रम में जोड़ लिया गया है। प्रत्येक परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा है, इधर भी और इधर भी है, 5 एम्पीयर की प्रत्येक परिपथ में धारा है। ठीक है, तो स्रोत द्वारा प्रवाहित धारा क्या होगी। इसी प्रकार का ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ दोस्तों हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आई बराबर निकलेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 का हम ले लेंगे वर्गमूल, तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे 5 इंटू अंडर रूट 2 का वैल्यू रख देंगे 1.414। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 पंचे 70, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 7.07। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब एक एसी शक्ति प्रतिक्रिया भार वाले परिपथ पर लागू होती है तो वोल्टेज होता है। जब ये इंडक्टर की बात करेगा तो दोस्तों इस हिसाब से होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर रहेगी करंट और इधर रहेगी आपकी वोल्टेज। तो यहाँ हमेशा वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा बनता है जा करके। यहाँ पर लिखा है, यहाँ वोल्टेज धारा के साथ चरण में 90 डिग्री बाहर होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री बाहर होती है। फिर लिखा है धारा के साथ चरण से 180 डिग्री बाहर होती है। ये तो एकदम गलत है दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा, क्योंकि 90 डिग्री मतलब वोल्टेज करंट से लीड करती है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज यहाँ लीड कर रही है, वोल्टेज जो है ये 90 डिग्री लीड है, परंतु करंट जो है वो मतलब 90 डिग्री वोल्टेज से लैग है। जब वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज लीड है और करंट की बात की जाए तो करंट लैग है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा तत्व क्षणिक नहीं होता। तो दोस्तों याद रखना, जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्षणिक नहीं होता, ये स्थायी होता है। किसी भी चालक में सप्लाई रहे या ना रहे, जब सप्लाई रहेगी तो ये दोनों कार्य करते हैं, सप्लाई नहीं रहेगी तो ये करते हैं। परंतु बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये कैपेसिटर ऑलरेडी हमेशा काम करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, RCL श्रेणी परिपथ में अनुनाद के दौरान प्रतिबाधा होती है। दोस्तों याद रखना, हमेशा अनुनाद के दौरान जो प्रतिबाधा होती है श्रेणी परिपथ में अनुनाद के दौरान जो प्रतिबाधा होती है ये न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब मिनिमम होती है। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी परिपथ जब बनता है, मतलब ये R हो गया, ये L हो गया और ये C हो गया। श्रेणी परिपथ में होता क्या है कि यहाँ पर धारा प्रवाह का मार्ग केवल एक ही होता है। जब धारा प्रवाह का मार्ग एक ही होगा तो यहाँ पर करंट का मान जो होगा ज़्यादा होगा। जो करंट होती है I इक्वल टू V/Z होती है। जब करंट का मान ज़्यादा तभी हो सकता है जब इस Z का मान कम होगा। हम Z जो प्रतिबाधा होती है Z का मान कम करेंगे तो करंट का मान बढ़ जाएगा। जबकि श्रेणी अनुनादी परिपथ में धारा का मान हमेशा ज़्यादा होता है। जब धारा का मान ज़्यादा होगा तो ये जो आपका Z, जिसको इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं, इसका मान हमेशा कम रहेगा या न्यून रखा जाएगा। दोस्तों याद रखना, RLC श्रेणी अनुनादी परिपथ को हमेशा एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और श्रेणी अनुनादी परिपथ के द्वारा ही हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं और इसकी पोजीशन में, श्रेणी अनुनाद की पोजीशन में XL बराबर XC मतलब प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है वो धारितीय प्रतिघात के तुल्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है ω0L इक्वल टू 1/ω0C। ओमेगा को इधर करेंगे, L इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ω0² बराबर 1/LC। इसको हम लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे। जब ओमेगा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2πf इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। अब इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC। तो अनुनाद की स्थिति में LC है दोस्तों, यहाँ अनुनाद की स्थिति में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है F इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC। दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, F बराबर 1/2π
2π√LC। अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होती है वो इस हिसाब से होती है और इसका फ्रिक्वेंसी का मात्रक जो होता है वो Hz होता है या साइकिल पर सेकंड कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला चलते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग तरंग यह स्क्वायर वेव का रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर क्या होगा। दोस्तों जब स्क्वायर वेव की बात आती है तो यहाँ पर स्क्वायर वेव में रूप गुणांक को हम KF के द्वारा दर्शाते हैं। KF जो है वो KP के बराबर होता है और इसका मान होता है सदैव इकाई। अब ये निकालते कैसे हैं ये भी देख लीजिए दोस्तों। जो स्क्वायर तरंग होती है इसमें IRMS रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, बराबर होता है I मैक्सिमम के और ये बराबर होता है I औसत के या औसत धारा के बराबर। तो जो KP होता है फॉर्म फैक्टर जो होता है KF जो होता है फॉर्म फैक्टर, ये होता है RMS मान, ठीक है, RMS मान बटे औसत मान या एवरेज मान। इनके दोनों के तुल्य यहाँ पर मैक्सिमम है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी। तो यहाँ रखेंगे IM बटे IM, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, KF का मान निकलेगा 1। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ स्क्वायर वेव में हमेशा KF का मान इकाई होता है, ऐसे KP का मान भी इसी में इकाई होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, तरंग का कोणीय वेग 440 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है। कोणीय वेग मतलब ओमेगा बराबर 440 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है, के रूप में दिया गया है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो फ्रिक्वेंसी F बराबर होता है कोणीय वेग ओमेगा बटे 2π। अब यहाँ पर हम रखेंगे 440 बटे 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7, ठीक है, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 दूनी 44 से 22 दूनी 44, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया 10 आया यहाँ, ठीक है, 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल 10 आया, 10 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 70 आया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपकी निकलेगी कितनी 70 Hz। सी ऑप्शन आपका राइट है 70। अगला देखते हैं। अगला लिखा है, एक श्रृंखला RC परिपथ का संधारित्र जिसकी धारिता 0.01 मिलीफैरेड और प्रतिरोध 300 ओम है, उसे पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगेगा, सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखते हैं, यहाँ T बराबर आपका फॉर्मूला बनेगा 5RC, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि पूरी तरह चार्ज होने में इसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे T बराबर 5 इंटू R का मान लिखेंगे 300 और इंटू ये है मिलीफैरेड में, तो यहाँ लिखेंगे 0.01 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15 हो गया, 2 जीरो से ये डबल जीरो जो है ये कैंसिल, 0.01 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म, इतना केवल 15 बचा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम T बराबर 15 गुणे 10 का घात -3, तो ये संख्या बनेगी जाकर के 0.015। अगर ये मिली कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इस साइड में इसमें मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं ये माइनस में संख्या है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है 0.015। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रतिरोध 10 ओम और प्रेरक 10 मिली हेनरी, प्रतिरोध 10 ओम और प्रेरक 10 मिली हेनरी की कुंडली 0.01 मिलीफैरेड के श्रृंखला से जुड़े हैं। अनुनाद की स्थिति में अनुनाद पर विद्युत धारा के मान, ठीक है, एम्पियर का पता लगाएं यदि परिपथ को 10 वोल्ट आपूर्ति द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों एक बात आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए कि यहाँ जब अनुनाद की स्थिति होता है तो AC सर्किट जो होता है वो DC सर्किट की भांति व्यवहार करने लगता है, और DC सर्किट में फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, ना ही आपका XL होता है ना ही आपका XC होता है, ये दोनों भी नहीं होते। तो बचा क्या, केवल इधर बचा आपका रजिस्टेंस, इधर बचा आपका रजिस्टेंस और इधर बचा वोल्टेज। हम करंट का वैल्यू निकालेंगे। अनुनाद की स्थिति में I = V/R मतलब हो जाएगा 10/10, कैंसिल कर देंगे, 1 एम्पियर की धारा निकलेगी। बी ऑप्शन आपका राइट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक समांतर LC परिपथ में
अनुनाद पर विद्युत धारा, LC परिपथ में अनुनाद पर विद्युत धारा का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखना 0 होगा, अनुनाद पर विद्युत धारा का मान 0 निकलेगा। अगला, जब समय की अवधि 0.05 ms, हमारे कहने का मतलब है जब टाइम आपका t इक्वल टू 0.05 मिली सेकेंड हो तो एक ज्यावक्रीय तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है, यहाँ पर आवर्तकाल या फिर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर होता है F इक्वल टू 1/, ठीक है, 1/t, तो यहाँ से निकलेगा 1/0.05 इंटू 10⁻³ तो ये बराबर हो जाएगा आपका ये जो है 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, बटे हो जाएगा 0.05, हम 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 5 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 100। तो हमारे कहने का मतलब है ऊपर हो जाएगा 1 2 3 2 0 और बटे 5, हम 5 से इसको काटेंगे 2, ठीक है। अब आपके पास जो बचा है वो बचेगा 4 0 और ये 2 बचा, अर्थात ऑप्शन आपका सी राइट निकलेगा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तरंग का RMS मान सबसे अधिक होगा जब सभी तरंगों का शिखर मान एक समान हो। दोस्तों याद रखना ये अभी पेपर में SSC के पेपर में आया था, तो यहाँ जो होता है ये वर्गीय या स्क्वायर वेव होता है, क्योंकि स्क्वायर वेव में जब सभी का हम RMS मान देखते हैं, RMS मान सबका यदि मैक्सिमम या पीक वैल्यू एक समान हो तो इस पोजीशन में स्क्वायर वेव का जो है वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि स्क्वायर वेव का सबसे अधिक मान होगा, ठीक है, स्क्वायर वेव का वैल्यू जो होगा वो सबसे अधिक। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये तरंगें दी गई हैं, इनको देखिए किस हिसाब से इनको देखते हैं। ये आपका साइन वेव है, तो साइन वेव का जो RMS मान होगा, RMS मान इक्वल टू 0.707, ठीक है, पीक मान या मैक्सिमम वैल्यू, और एवरेज वैल्यू जो औसत मान होगा ये होगा आपका 0.637, ठीक है, और पीक वैल्यू ऐसे ही इसका, तो जो ये स्क्वायर वेव रहेगा इसका मान सदैव ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ माइनस नहीं है, इक्वल लगा हुआ है। ऐसे ही आपका ट्रायंगुलर वेव या त्रिभुजाकार तरंग होता है। त्रिभुजाकार तरंग के सभी मान दोस्तों किस तरंग के एक समान होते हैं, इसको हम कहते हैं आरिदंत, ठीक है, आरिदंत जो तरंग होती है, त्रिभुजाकार तरंग के सभी मान आरिदंत तरंग के समान होते हैं, और स्क्वायर वेव जिसको हम वर्गाकार तरंग कहते हैं इसके सभी मान आयताकार तरंग के समान होते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है देखते हैं। लिखा है यहाँ, कुंडली में प्रेरित अधिकतम वोल्टेज 200 वोल्ट है और कुंडली के संबंध में कुंडली का घूर्णन कोण 45 डिग्री यह 45 डिग्री है। उत्पादित ज्यावक्रीय तरंग का तात्कालिक मान क्या होगा। उत्पादित ज्यावक्रीय तरंग का तात्कालिक मान क्या होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज के लिए ये अधिकतम वोल्टेज ऑलरेडी दे रखा है, तो ज्यावक्रीय तरंग का जो बेसिक फार्मूला होता है वो अगर वोल्टेज में देखेंगे तो V इक्वल टू होता है Vm साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, या यहाँ पर ओमेगा टी के स्थान पे हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो बनेगा V इक्वल टू अधिकतम मान ऑलरेडी उसने दे रखा है, अगर RMS मान देता तो यहाँ पर हम क्या करते उसका अधिकतम बनाते। तो यहाँ 200 उसने ऑलरेडी दिया है तो हो जाएगा 200, और ओमेगा टी जो रहता है ये कोण दिया है, कोण 45 दिया है, तो 200 कोण 45, बी ऑप्शन आपका राइट। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है 1000 वोल्ट के चरम मान वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ DC यहाँ पर बताया गया है 1000 वोल्ट के चरम मान वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य, ठीक है। चरम मतलब होता है पीक वैल्यू, तो RMS मान पूछा है तो ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V वोल्टेज पूछा है तो हो जाएगा V RMS इक्वल टू 0.707 Vm, यहाँ हो जाएगा 0.707 इंटू 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 707, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला दिया गया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के श्रृंखला में जुड़े 8 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के संधारित्र प्रक्रिया और 8 ओम के प्रेरक प्रतिक्रिया वाले श्रृंखला RLC परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी। ठीक है, तो कुल प्रतिबाधा ओम में ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखिए कितने आराम से निकलता है। प्रतिबाधा Z बराबर होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर निकलेगा Z बराबर √8 ओम के प्रतिरोध 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2, इंडक्टर के लिए 8 माइनस कैपेसिटर के लिए 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 और ये घटा देंगे 2, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा √100, ठीक है। और 100 का जब वर्गमूल लेते हैं तो दोस्तों 10 आएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे, अगला है एक श्रृंखला RL परिपथ में अधिकतम स्थिर अवस्था तक पहुंचने में प्रेरक द्वारा लिया गया समय सेकंड में क्या होगा यदि प्रेरक का मान 0.8 हेनरी और प्रतिरोध का मान 10 ओम है। चलिए दोस्तों इसको देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट T आपको निकालना है और अधिकतम स्थिर अवस्था की बात कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5 × L/R। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा अधिकतम स्थिर अवस्था की स्थिति में T बराबर 5 L/R। यहाँ लिखेंगे 5 × L का मान दिया गया है 0.8 अपान और प्रतिरोध का मान दिया गया है 10, 10 यहाँ रखेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से ऊपर वाली संख्या काट देंगे, आएगा 0.4। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से श्रृंखला में जुड़े 8 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के संधारित्र प्रक्रिया और 8 ओम के प्रेरक प्रतिक्रिया वाले श्रृंखला RLC परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी। दोस्तों यहाँ भी प्रतिबाधा पूछी गई है, यहाँ देख लीजिए किस हिसाब से निकाला गया है। प्रतिबाधा का मान पूछा गया है 8, 2, यहाँ भी 10 आपका निकलेगा, वही ऊपरी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पलट करके देख, अभी ऊपर था क्वेश्चन वही है, ठीक है, 10 निकलेगा। अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, 8 में से 2 घटा देंगे 36 बचेगा, 36 4 36 और 64 जोड़ देंगे 100 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो 10 आएगा। चलिए दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक श्रृंखला RLC परिपथ की गुणवत्ता कारक ज्ञात करें जिसकी धारिता 0.02 मिलीफैरड, ठीक है, प्रेरक का मान 8 मिली हेनरी और प्रतिरोध का मान 40 ओम है। तो ये जो गुणवत्ता कारक होता है क्यू फैक्टर, ठीक है, क्यू फैक्टर इक्वल टू 1 अपान क्यू फैक्टर इक्वल टू होता है दोस्तों 1 अपान, यहाँ लिख रहे हैं दोबारा से, क्यू फैक्टर इक्वल टू 1 अपान होता है R√L/C। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए दोबारा पुनः से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू फैक्टर QF इक्वल टू 1/40 √L/C। L का मान हम रखेंगे यहाँ पर 8 मिली हेनरी दिया गया है तो 8 × 10⁻³ बटे ये दिया गया है 0.02 मिलीफैरड × 10⁻³ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ हमको रखना है 1/40 × ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 800 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से हम 8 काटेंगे, ठीक है, जब 2 से 8 काटेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका 400। तो जो 400 होता है उसका वर्गमूल होता है दोस्तों 20, 400 का वर्गमूल 20, तो ये हो जाएगा 1/40 × 20, दोनों को कैंसिल करेंगे, नीचे 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब 0.5। पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे लिखा है 25 वोल्ट के चरम मूल्य वाले DC वोल्टेज का औसत मूल्य क्या होगा
यहाँ दोस्तों औसत मूल्य पूछ रहा है और ये क्या कह रहा है कि डीसी, जब डीसी सप्लाई है तो उसमें जो अधिकतम होता है वही औसत होता है और वही आपका चरम मूल्य, उसको हम कह सकते हैं वही आरएमएस होता है। सब बराबर होते हैं डीसी में। लास्ट ऑप्शन आपका डी सही है। अगला देखिए, एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की बैंडविड्थ के मूल्य की गणना करें, ठीक है, जिसका प्रतिरोध और प्रेरक धारिता क्रमशः 80 ओम, हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। माइनस हो गया है थोड़ा सा वीडियो, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन था, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की बैंडविड्थ के मूल्य की गणना करें जिसका प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता क्रमशः 80 ओम, 2 मिली हेनरी और 0.01 मिली फैरेड है। तो यहाँ बैंडविड्थ पूछा गया है, तो बैंडविड्थ निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे BW बराबर होता है R/L। तो R का मान दिया गया है यहाँ दोस्तों 80 ओम और L का मान दिया गया है 2 मिली हेनरी। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻³ 2 से इसको काट देंगे 40 आएगा, ठीक है। और इसको ये हम ऊपर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पूछा क्या किस में गया है, किलो में, तो ये पावर माइनस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 40 × 10⁻³ 10⁻³ का मतलब किलो, 40 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान एम्पियर में निर्धारित करें जिसे I ब्रैकेट के अंदर T = 10 sin 25t -15 A या एम्पियर द्वारा दर्शाया जाता है यदि T का मान 3 है। देखिए दोस्तों, इसको कितने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो ये T का वैल्यू दिया गया है इसको यहाँ इस T के स्थान पर रखेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, स्मॉल I = 10 sin, ठीक है, 3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 × 3 - 15, 25 या 75 में से 15 हम घटा देंगे, बचेगा 60। यहाँ पर हो जाएगा 10 sin 60 बराबर हो जाएगा 10 और sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2, 2 से इसको काट देंगे 5 आएगा। अब क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे और 5 से मल्टीप्लाई, या हम क्या करेंगे, ये 10 दोस्तों हम दोबारा से बता रहे हैं आपको, इसमें हमको जो निकालना है वो आपका यहाँ से I = बचेगा 10 और इसका वैल्यू बचा sin 3 वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे तो 3, 25 या 75 हम 15 घटा देंगे, बचेगा आपके पास 60, sin 60 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे I = 10 और जो sin 60 का वैल्यू होता है ये होता है √3/2। अब दोस्तों लिखेंगे I = √3/2 का जो मान होता है ये होता है 0.866। हम 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8.66 आपका आ जाएगा। ये पॉइंट ऑप्शन जो है सी आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक श्रृंखला आरसी परिपथ जिसके प्रतिरोध और धारिता 40 किलो ओम और 0.01 मिली फैरेड है में एक संधारित्र को पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगेगा। तो संधारित्र को पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगेगा, T = 5RC। तो यहाँ लिखेंगे 5 × R का मतलब यहाँ पर कितना दिया गया है, प्रतिरोध का मान कितना है 40 और C का मान कितना गया है 0.01 × 10⁻³ ठीक है। और ये हो गया आपका 5 चौको 20, ये हो गया आपका 200, ठीक है, 200 हो गया। और ये मिली फैरेड दिया था 200 × 10⁻³ × 0.01। अब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगा दोनों, ठीक है, ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब ये वैल्यू बचा, यहाँ पर आपका आएगा 2। दोस्तों
कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ किलो दिया था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ से हम लिखेंगे टी इक्वल टू 5 इंटू 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 हो गया 200 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे टी बराबर इसका और इसका गुणा करेंगे, ये केवल 2 बचेगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ में परिपथ के गुणवत्ता कारक के मूल्य की गणना करें जिसका प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता क्रमशः इस प्रकार से दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करेंगे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया, फॉर्मूला में बता दे रहा। यहाँ पर निकलेगा गुणवत्ता कारक क्यू फैक्टर इक्वल टू 1/R√L/C से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन आप लोग ही इसको कैलकुलेट करिएगा। नीचे हम दिखा दे रहे हैं आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ये बी नहीं होगा, सी नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये बी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया एक परिपथ में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति देने पर प्रेरकीय प्रतिक्रिया 60 ओम हो जाती है। यदि 60 हर्ट्ज की आवृत्ति दी जाए तो प्रेरकीय प्रतिक्रिया क्या होगी। दोस्तों इसको देखिए, यहाँ हम लिखेंगे XL1/XL2 इक्वल टू F1/F2। इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों दोनों का हम वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर 50 दिया गया है, 50 हर्ट्ज रख लेंगे बटे F2 का वैल्यू जो हमको ज्ञात करनी है। इस साइड में आपका कितना कितना दिया गया है, 50/60 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दोनों रख लेंगे 50/60। और प्रेरकीय प्रतिक्रिया यहाँ पर दिया गया है 60, और ये जो है ना XL हमको ज्ञात करना है, दोनों का ट्रांसफ़र कर लेंगे। XL बराबर हो जाएगा 60 × 60/50, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से इसको काटेंगे 12, 12 छंग 72। दोस्तों कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे अगला, ये पहचानने के लिए एक चित्र आया है दोस्तों, पहचान सकते हैं आप लोग। ये साटुद्वेव है, आर्य दंत दिया गया है, साटुद्वेव मतलब डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला दिया गया है ज्यावक्रीय तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में क्या होगी जब आवर्तकाल आपका कितना है 25 मिली सेकंड दिया है। तो टी बराबर हो जाएगा 1/, कितना 25 इंटू 10⁻³ इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका टी बराबर 1000 बटे, ठीक है 25, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 1 0 बचा, 40 हो गया। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला लिखा है निम्न में से कौन सा श्रृंखला आरएलसी परिपथ के गुणक कारक या गुणवत्ता कारक, बात देखिए गुणक कारक या क्वालिटी फैक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों कई बार अभी आ चुका है 1/R√L/C। पहला ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक वीडियो और दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। जब कोणीय चाल ओमेगा जो है, कोणीय चाल को ओमेगा के द्वारा दर्शाते हैं और इसका रेडियन प्रति सेकंड मात्रक होता है, और कोणीय चाल दे करके फ्रिक्वेंसी पूछता है पेपर में। तो यहाँ जब कोणीय चाल जब ओमेगा का मान 157 होगा तो आपका फ्रिक्वेंसी निकलेगा 25। जब कोणीय चाल आपकी ओमेगा 314 होगी तो फ्रिक्वेंसी निकलेगा 50 हर्ट्ज। जब कोणीय चाल 628 होगा तो फ्रिक्वेंसी निकलेगी 100 हर्ट्ज। जब कोणीय चाल आपका 377 होगा तो फ्रिक्वेंसी निकलेगी 60 हर्ट्ज। जब कोणीय चाल 188.5 होगी तो फ्रिक्वेंसी निकलेगी 30 हर्ट्ज। यहाँ दोस्तों एक मिस्टेक हुआ है, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है 30 हर्ट्ज निकलेगी। जब आपका कोणीय चाल जो है 282.6 रहेगी तो ये 45 निकलेगी। ऐसे ही कुछ और भी हैं दोस्तों, जैसे 440 अगर कोणीय चाल दिया गया है तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है 70 निकलती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।